नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बता दें, गंजबासौदा में गुरुवार रात को हुए भयावह हादसे के बाद अब भी बचाव कार्य जारी है। कुएं में से अब तक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, तो वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लाल पछाड़ में दरअसल एक कुएं में एक बच्चा गिर गया था और उसे बचाने के लिए जब लोग वहां पहुंचे तो पूरा कुआं ही अंदर धंस गया। कुएं के आसपास भारी भीड़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से करीब 40 लोग कुएं में जा गिरे। कुआं धंसने की इस घटना में अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 20 लोगों को बचा लिया गया और अभी तक 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही हादसा होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगातार कल से ही जुटी हुई है। ऐसे में हादसे का सर्वे ड्रोन से किया जा रहा है। इसी बीच एडीजी एएसआई मनोहर की निगरानी में ये सर्वे किया जा रहा है और इसी के साथ ही भोपाल कंट्रोल रूम में इस सर्वे की सारी जानकारी भेजी जा रही है। इसी बीच डिजास्टर मैनेजमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी की तस्वीरें भेजी जा रही हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है कंट्रोल रूम से पूरे हादसे की जानकारी ले रहे हैं। इसी बीच घटना को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी चिंता जताई है। बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने मृतकों की संख्या 3 बताई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के कंधार में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है और अब उनका शव तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को सौंप दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि तालिबान द्वारा रेड क्रॉस समिति को शव सौंपे जाने की सूचना भारत को दे दी गई है और भारतीय अधिकारी पत्रकार के शव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि सिद्दीकी शुक्रवार को कंधार में तब मारे गए जब वो तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच चल रही लड़ाई को कवर कर रहे थे। इस संबंध में एक सूत्र ने यह भी बताया कि हमें सूचना मिली है कि तालिबान ने शव आईसीआरसी को सौंप दिया है और अब हम अफगान अधिकारियों और आईसीआरसी के साथ मिलकर शव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके परिवार वालों को उनके शव के भारत आने का इंतजार है और इसी बीच परिवार के लोगों को उम्मीद है कि भारत सरकार सिद्दीकी का शव लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी बीच बिहार के भोजपुर जिले में बालू के खेल में संलिप्त को लेकर आरोपित सहार थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि बर्खास्त होने के बाद भी अब कुर्की जब्ती की तलवार लटकनी शुरू हो गई है और सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने कुर्की जब्ती वारंट निर्गत हो चुका है। इसके साथ ही पूर्व गिरफ्तारी और इश्तेदार नगरत हुआ है और इसी बीच सूत्रों के अनुसार ये भी खबर सामने आई कि भगौड़े तत्कालीन थाना अध्यक्ष पर दलाल बहाल कर बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप है। भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे की अनुशंसा पर बीते दिनों शाहबाद प्रक्षेत्र के डीजीआईजी ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया था और इसी बीच पुलिस फाइलों में वांछित चल रहे तत्कालीन थाना अध्यक्ष पटना जिले के बाढ़ के मूल निवासी हैं। ऐसे में पूर्व में औरंगाबाद जिले में कार्यरत थे और ट्रक चालक की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कृष्णागढ़ थाना को लेकर लवकुशपुर गांव निवासी ट्रक चालक सह मालिक संजय यादव की शिकायत करने पर यह पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद से तत्कालीन एसपी और डीएसपी ने टीम गठित कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई और संजय यादव ने शिकायत की थी कि कुछ प्राइवेट लोग अवैध वसूली का काम करते हैं, पैसा नहीं देने पर मारपीट की जाती है। इसी बीच संजय यादव के साथ भी मारपीट की गई थी और उसकी शिकायत करने पर एसपी की टीम गठित करके यह है पूरा मामला जो है इस पर कार्रवाई की गई और इसके बाद जांच भी बिछाई गई।
और जांच में सामने आया कि अशोक सिंह गाड़ियों से अवैध वसूली करता था और नहीं देने पर मारपीट की जाती थी और झूठा मुकदमा दर्ज करने की भी धमकी दी जाती थी। इसी बीच सब कुछ थानेदार के संरक्षण में चलने की बात भी सामने आई थी। साथ ही आपको बता दें, पूरे मामले का खुलासा 7 जून को किया गया था। और इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेटे के खिलाफ कथित तौर पर हवा में गोली चलाने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि नरेश पर आर्म्स एक्ट की धारा 30 और भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत एक्शन लिया गया है। यह धारा तब लगाई जाती है जब दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डाला जाता है। ऐसे में पुलिस ने कहा है कि लोनी थाना क्षेत्र के गनौली गांव में एक वृक्षारोपण अभियान के दौरान उसने हवा में गोलियां चलाई थी। इसकी वजह से पुलिस का भी ये दावा है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक का कहना है कि जांच में पता चला है कि जिस पिस्तौल से विधायक के बेटे ने गोलियां चलाई थी उसे वन विभाग के अधिकारी अशोक कुमार ने दिया था। फायरिंग के वक्त वन विभाग का अधिकारी भी वहां पर मौजूद था। और जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है, लेकिन ओलंपिक खेलों पर कोरोना वायरस का खतरा भी मंडराता नजर आया। बता दें कि ओलंपिक खेलों के आयोजकों ने खेल गांव में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि कर दी है। आयोजकों का कहना है कि वहां कोरोना के खतरे को कम करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को ही ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे एक खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन ओलंपिक खेलों के आयोजकों की ओर से इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया था। और अब खेल गांव में कोरोना वायरस का पहला मामला आने की बात को स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे में ओलंपिक खेलों के आयोजक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि खेल गांव में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। ऐसे में स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान कोरोना वायरस का मामला मिला है और कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने वाले खिलाड़ी को खेल गांव से बाहर भेज दिया गया है। जारी बयान में यह भी कहा गया कि जो शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है अब वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेगा। इस शख्स को टोक्यो के एक होटल में रखा गया है, जहां खेल गांव को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आयोजक कमेटी के चीफ ने कहा कि हम कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं और एक कोरोना वायरस फैलता है तो हमारे पास उससे निपटने के लिए एक प्लान जरूर होगा। टोक्यो ओलंपिक को पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से ही टाल दिया गया था, लेकिन बेहद कड़े कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ इस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में ओलंपिक खेलों का आयोजन मैदान पर बिना दर्शकों के ही किया जाएगा। और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल के इश्क के चर्चे इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में खूब मचे हैं। दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन अभी तक आथिया या फिर एल राहुल ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। और अब आथिया के पिता एक्टर सुनील शेट्टी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। बता दें कि हाल ही में बॉम्बे टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में सुनील ने कहा कि आथिया लंदन में अपने भाई अहान के साथ है। दोनों भाई बहन वहां हॉलीडे पर गए हैं, बाकी आप उनसे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब सुनील से आथिया और राहुल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो दोनों एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। कुछ दिन पहले ही सुनील ने बेटे अहान के साथ केएल राहुल की एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके साथ ही उन्होंने ये कैप्शन दिया था, माई लव माई स्ट्रेंथ। लेकिन जब सुनील से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल और अहान अच्छे दोस्त हैं। वो मैसेज दोनों के लिए ही था और राहुल मेरे फेवरेट क्रिकेटर भी है। ऐसे में आथिया और केएल राहुल कई बार एक साथ स्पॉट किए जाते हैं। दोनों ही एक इंटरनेशनल आईवेयर ब्रांड के एम्बेसडर भी हैं। ऐसे में सुनील ने इस पर कहा है कि मुझे लगता है कि आप इस बारे में आपको उन दोनों से ही बात करनी चाहिए। जहां तक ब्रांड की बात है तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और दोनों को उस ब्रांड ने चुना है। वो एक साथ शानदार दिखते हैं, गुड लुकिंग कपल है ना।
मतलब उस एंड साथ ही अच्छे लगते रहेंगे। और इसी बीच दरअसल राहुल आथिया के डेट करने की खबरें भी सामने आई थी। और एक रिपोर्ट में माने तो इंग्लैंड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के जाने से पहले राहुल ने आथिया के नाम को अपने पार्टनर के तौर पर लिखवाया था। और न्यूली मैरिड कपल राहुल वैद्य और दिशा परमार अपनी लाइफ के एक नए फेज में एक साथ चलने के लिए काफी एक्साइटेड है। राहुल वैद्य और दिशा परमार ने 16 जुलाई को शादी के बाद शाम को अपने करीबी दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ एक रिसेप्शन रखा। और इस रिसेप्शन में मुंबई के एक शानदार होटल में यह रिसेप्शन आयोजित किया गया था, जहां राहुल वैद्य के सभी सबसे प्यारे दोस्त अली गोनी, जैस्मिन भसीन, अर्जुन बिजलानी, श्वेता तिवारी, विशाल आदित्य सिंह, अनुष्का सेन और खतरों के खिलाड़ी 11 गिरोह के कुछ कंटेस्टेंट उपस्थित रहे। रिसेप्शन पर राहुल वैद्य और दिशा परमार ने एक केक भी काटा। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। राहुल वैद्य और दिशा परमार ने रिसेप्शन पर स्वादिष्ट दिखने वाले 5 टीयर वाले केक को प्यार से काटते हुए वो देखे गए। इसी बीच केक पर R&R भी लिखा हुआ था, R&D भी लिखा था और इस बीच इस पर राहुल और दिशा का नाम लिखा हुआ था। केक काटते वक्त दिशा ने अपनी मां का हाथ पकड़े हुए वो नजर आई और इसके साथ ही उस वक्त उनके बगल में राहुल भी खड़े थे। बता दें कि राहुल और दिशा अपने इस खास दिन पर बेहद खुश नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि राहुल वैद्य ने बिग बॉस के दौरान ही दिशा को शादी के लिए प्रपोज किया था और इसी बीच दिशा भी शो में आकर अपने और राहुल के रिश्ते पर मोहर लगा चुकी थी। और अब इन दोनों कपल्स ने शादी कर ली है। उनकी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और दोनों कपल साथ में बहुत खुश लग रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अपनी पूर्व पति साहिल संधा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। दिया और साहिल को जो है साल 2019 में तलाक हो गया था और वो 11 साल तक साथ रहे। दिया मिर्जा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर साहिल की तस्वीरें भी शेयर की। दिया मिर्जा ने साहिल पे तस्वीरें शेयर करते हुए हैप्पी बर्थडे सा लिखा है। इसी बीच उन्होंने दिल, हग और टाइगर इमोजी भी अपने कैप्शन में शामिल किया है। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि साहिल ब्राउन जैकेट और बिग पैंट पहने हुए काफी अच्छे लग रहे हैं। और इसी बीच दिया और साहिल ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया था और अलग होने की बात कही थी। उन्होंने बयान में कहा था कि हम दोस्त बने रहेंगे और प्यार और सम्मान के साथ एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहेंगे, जबकि हमारी जर्नी हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाएगी और हम एक दूसरे के साथ शेयर किए गए बॉन्ड को हमेशा याद रखेंगे और हम हमेशा उस बॉन्ड के आभारी हैं। दिया ने अब बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी कर ली है और इस बीच दोनों ही इस साल की शुरुआत में ही शादी के बंधन में बंध गए थे और उन्होंने 14 मई को अपने बेटे अव्यान को जन्म दिया। इससे पहले ही शुरुआत में दिया ने अपने फैंस को बताया था कि उनके बेटे का जन्म समय से पहले हुआ है और उसकी देखरेख आईसीयू में हो रही है। करीब 2 महीने बाद 14 जुलाई को फैंस के साथ ये खुशखबरी दिया मिर्जा ने शेयर की। एक्ट्रेस ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था और जिंदगी लेने वाले जैसे हालात थे। ऐसे में इमरजेंसी सी सेक्शन द्वारा उनके बेटे का समय से पहले ही जन्म हो गया था और उसके बाद उनके बेटे को आईसीयू में देखरेख के लिए रहना पड़ा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर जीआरपी ने आरपीएफ के फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की वर्दी में ये स्टेशन के बाहर लोगों को धमका रहा था। ऐसे में पुलिस की पूछताछ में बोला कि वर्दी पहनकर सफर करने पर कोई टिकट नहीं मांगता है, इस कारण वो वर्दी पहनकर सफर कर रहा था। इंस्पेक्टर आगरा कैंट संजय खरवार ने बताया है कि शुक्रवार को एसआई और जीआरपी सुनील कुमार और आरपीएफ के एसआई जयराम यादव अपनी टीम के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जांच कर रहे थे कि तभी उन्हें जानकारी मिली कि आरपीएफ का एक दरोगा लोगों को धमका रहा है।
और इस पर पुलिस टीम वहां पहुंची तो एक युवक आरपीएफ की वर्दी में था। उसने आकाश मधुरिया की नाम की जो है प्लेट लगा रखी थी और पूछताछ में वो सही से जवाब नहीं दे सका। इस पर पुलिस टीम ने उसे थाने ले आई और उसके पास से एक फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया। उसने अपना नाम आकाश मधुरिया निवासी लक्ष्मीगंज ग्वालियर बताया, जिसके बाद पुलिस ने ये जानकारी दी कि वो करीब 2 सालों से इसी तरह से ट्रेन में वर्दी बदलकर यात्रियों से वसूली करता था और उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए गए। बता दें कि फर्जी दरोगा ने वर्दी के साथ काली बेल्ट और काले जूते पहन रखे थे और इसी पर आरपीएफ के कर्मियों को शक हो गया, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्दी के साथ ब्राउन बेल्ट और जूते पहने जाते हैं। और केरल में सबरीमाला मंदिर आज से मासिक अनुष्ठान के लिए भक्तों के लिए फिर से खोला जा रहा है। मंदिर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक के लिए 5 दिनों के लिए खोला गया है और अधिकारियों के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज या फिर सर्टिफिकेट या 48 घंटे के भीतर जारी की गई नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही भक्तों को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के जरिए सबरीमाला मंदिर में रोजाना भक्तों की संख्या की सीमा भी तय कर दी गई है। ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक सबरीमाला मंदिर में रोजाना 5000 भक्तों को एंट्री दी जाएगी। केरल सरकार के अधिकारियों ने जोर देकर यह भी कहा कि भक्तों को कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए। ऐसे में अधिकारियों को भक्त को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का ध्यान रखने को भी कहा गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं। सबरीमाला में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर और कई दूसरे प्रमुख मंदिर इस साल मई में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद लगे लॉकडाउन की वजह से भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में राज्य में करीब 1200 से अधिक मंदिरों को मैनेज करने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड की तरफ से जारी किए गए एक आदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि दैनिक अनुष्ठान जारी रहे। ऐसे में गौरतलब है कि केरल में संक्रमण के काफी मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को राज्य में 13,750 नए कोविड मामले सामने आए और 130 लोगों की मौत हो गई। इससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 31,30,833 हो गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,155 पहुंच गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि टेस्ट पॉजिटिव रेट 10.55% रहा। वहीं कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं है बल्कि जनहत्या अपराध है और इसके वजह से कोर्ट ने भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील पेश नहीं कर सकी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झंझोर कर रख देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा। ऐसे में आपको बता दें कि चार्जशीट में आरोप है कि खुशी का नाम भी इसमें शामिल है और बिकरू कांड को अंजाम देने की साजिश में सक्रिय होकर खुशी ने भी अहम भूमिका निभाई है। खुशी ने खुद के बेगुनाह होने और जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। जमानत की अर्जी जनवरी में ही दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसी बीच खुशी दुबे बिकरू कांड को लेकर एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी हैं। ऐसे में बिकरू कांड के पहले हफ्ते भर में ही पहले ही दोनों की शादी हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि बिकरू कांड के दौरान जो है
विकास दुबे ने कई पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी गोली मारकर, जिसकी वजह से वो भाग गया था, फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। और इस दौरान यूपी वापस लाए जाने के दौरान विकास दुबे ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस दौरान विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसमें विकास दुबे की मौत हो गई थी। और इसी के बाद इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई, जांच की गई और इस पूरे मामले में विकास दुबे के कई परिजनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। और इसी के साथ ही इसी बीच अमर दुबे की पत्नी खुशी का नाम भी इस पूरे मामले में साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था, जिसकी वजह से खुशी दुबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन खुशी की तरफ से हाल ही में याचिका दायर की गई थी जनवरी के महीने में कि उनकी सेहत खराब है और साथ ही उन्होंने खुद के बेगुनाह होने का भी यहां पर दलील दी थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कांड हुआ है बिकरू कांड, वो कोई असामान्य कांड नहीं है और अगर ऐसे में खुशी को जमानत दे दी जाती है तो ये उन लोगों के साथ धोखा होगा जो कानून में विश्वास रखते हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।